डियर स्टूडेंट्स, एनर्जी मैनेजमेंट एंड कंजर्वेशन कोर्स लेक्चर सीरीज का लेक्चर 10.2। द टॉपिक इज इलेक्ट्रिसिटी बिलिंग एंड मैक्सिमम डिमांड चार्जेस। सो पहले देख लेते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी जो बिलिंग है वो क्या होती है और कितने टाइप्स की होती है। तो इलेक्ट्रिसिटी बिलिंग बाय यूटिलिटीज फॉर मीडियम एंड लार्ज एंटरप्राइजेस, ठीक है, जस्ट लाइक इंडस्ट्रीज, ठीक है, मीडियम और लार्ज, और इसके अलावा जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, ठीक है, उनमें जो हाई टेंशन कैटेगरीज होती हैं, ठीक है, हाई टेंशन इज ऑफन डन ऑन टू पार्ट टैरिफ स्ट्रक्चर। ठीक है, ये दो पार्ट का टैरिफ होता है। ठीक है, एक पार्ट होता है वन पार्ट फॉर कैपेसिटी या डिमांड का, ठीक है, जो कि अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ द इंडस्ट्री कि किस टाइम पर उसकी कैपेसिटी जो है वो इंक्रीज करेगी, ठीक है, जो कि वो ड्रॉन करेगा फ्रॉम द मेन पावर सोर्स। एंड द सेकेंड पार्ट इज द एक्चुअल एनर्जी ड्रॉन, जो कि किलोवाट आवर है ड्यूरिंग द बिलिंग साइकिल। जस्ट लाइक नॉर्मल मीटरिंग में जो किलोवाट आवर की इलेक्ट्रिसिटी ड्रॉन होगी उसको एक्चुअल एनर्जी कहेंगे। तो इसलिए हाई टेंशन कैटेगरीज में टैरिफ में टू टाइप्स के टैरिफ होंगे, एक होगा कैपेसिटी डिमांड और दूसरा होगा एक्चुअल एनर्जी ड्रॉन ड्यूरिंग द बिलिंग साइकिल। डिफरेंट टाइप्स के टैरिफ कौन कौन से होते हैं, उनके स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं वो देख लेते हैं। द टैरिफ स्ट्रक्चर जनरली इंक्लूड्स द फॉलोइंग कंपोनेंट्स, ये तमाम कंपोनेंट्स जो हैं वो उसमें मौजूद होते हैं। द फर्स्ट वन इज मैक्सिमम डिमांड चार्जेस। दीज चार्जेस रिलेट टू मैक्सिमम डिमांड रजिस्टरिंग ड्यूरिंग मंथ या बिलिंग पीरियड एंड करस्पॉन्डिंग रेट ऑफ यूटिलिटी। मैक्सिमम डिमांड चार्जेस पे हम आगे बड़ी तफसील से बात करने वाले हैं कि ये क्या होती है और ये किन जगहों पर अप्लाई होती है और इनकी कॉस्ट जो है वो क्यों इंक्रीज कर जाती है नॉर्मल जो एक्चुअल एनर्जी ड्रॉन होती है ड्यूरिंग दी बिलिंग साइकिल से। और ये मैक्सिमम डिमांड जो है ये उसको फिल करने के लिए, ठीक है, ये चार्जेस अप्लाई होते हैं फॉर द नीड ऑफ द इंडस्ट्री। सेकंड है एनर्जी चार्जेस। तो ये वो एक्चुअल चार्जेस होते हैं किलोवाट आवर के जो कंज्यूम किए जाते हैं रेजिडेंशियल एरियाज में, इंडस्ट्रीज में, ठीक है। दीज चार्जेस रिलेट टू एनर्जी किलोवाट आवर्स कंज्यूम्ड ड्यूरिंग मंथ या बिलिंग पीरियड। जस्ट लाइक हमारे घरों में जो मंथली बिल आता है उसमें किलोवाट आवर से कैलकुलेशंस होती हैं, पर यूनिट जो है वो 1 किलोवाट आवर होता है। एंड करस्पॉन्डिंग रेट्स जो उस पर अप्लाई होते हैं ऑफन लीव्ड इन स्लैब्स ऑफ यूज रेट्स। तो स्लैब्स जो हैं वो गिवन होती हैं सिंगल फेज मीटर और थ्री फेज मीटर्स के हिसाब से। सिंगल फेज मीटर में डिफरेंट कंजप्शन ऑफ यूनिट्स में स्लैब रेट्स डिफरेंट होते हैं, लेकिन थ्री फेज में फ्लैट रेट्स हैं, उसमें सिर्फ पीक और नॉन पीक का वैल्यूज जो हैं वो अप्लाई होती हैं, या पीक या नॉन पीक आवर्स अप्लाई होते हैं, लेकिन स्लैब्स जो हैं वो उसमें अवेलेबल नहीं हैं हमारे पाकिस्तान के कंट्री में। और स्लैब्स जो हैं वो सिंगल फेज मीटर जो रेजिडेंशियल यूजर्स हैं उनके लिए यूज होते हैं। उसके बाद है पावर फैक्टर पेनल्टी और बोनस रेट। ये इज लीव्ड बाय मोस्ट यूटिलिटीज आर टू कंटेन रिएक्टिव पावर ड्रॉन फ्रॉम ग्रिड। तो ये पावर फैक्टर पेनल्टी नॉर्मली इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशंस या इंडस्ट्रीज को ये पेनल्टीज लगाई जाती हैं कि अगर वो करेक्ट पावर फैक्टर जो है वो उसको मेंटेन नहीं रखते, जस्ट लाइक 0.85 0.9 से भी ज़्यादा, बल्कि नियरली इक्वल टू कोशिश की जाए कि भाई यूनिटी के करीब करीब हो, तो फिर ये पावर फैक्टर पेनल्टी उनको नहीं पड़ती, वरना उनको पावर फैक्टर पेनल्टी इंडस्ट्रीज को अदा करनी पड़ती है। फ्यूल कॉस्ट एडजस्टमेंट चार्जेस हैं, एफसीए चार्जेस। ये आप लोगों ने अक्सर बिल्स देखे होंगे, जो रेजिडेंशियल बिल्स हैं उन पर ये फ्यूल कॉस्ट एडजस्टमेंट चार्जेस लगे हुए होते हैं। ये यूटिलिटीज लेती हैं एडजस्टिंग द इंक्रीजिंग फ्यूल एक्सपेंसेस, ठीक है, ओवर अ बेस रेफरेंस वैल्यू। उन्होंने कोई रेफरेंस वैल्यू सेट की हुई होती है, उस बेस रेफरेंस वैल्यू से जैसे ही फ्यूल इंक्रीज करता है तो कंपनीज को, यूटिलिटीज को फ्यूल कॉस्ट एडजस्टमेंट चार्जेस भी लगाने पड़ते हैं जो कि बिल्स में ऐड होते हैं। इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी चार्जेस लीव्ड विद रिस्पेक्ट टू यूनिट कंज्यूम्स। ये भी इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी चार्जेस जो है ये गवर्नमेंट की तरफ से लगाए जा सकते हैं टैक्सेस की फॉर्म में, ठीक है। और टाइम ऑफ डे, टाइम ऑफ डे रेट्स जो हैं इसमें
पीक नॉन पीक आवर्स होंगे। जस्ट लाइक 3 फेज मीटर्स में इवनिंग का जो टाइम है तकरीबन 5-6 से लेकर रात 10-11 बजे तक का जो टाइम है वो पीक आवर्स जो है वो काउंट होता है, और पीक आवर्स जो हैं उनके रेट्स जो हैं वो नियरली डबल होते हैं नॉन पीक आवर से। ठीक है, आर ऑल्सो प्रिवेलेंट इन टैरिफ स्ट्रक्चर प्रोविजंस ऑफ सम यूटिलिटीज। तो ये मोस्टली यूटिलिटीज जो हैं वो टाइम ऑफ डे जो हैं वो चार्जेस कलेक्ट करती हैं इन दी बिलिंग साइकिल में। अब मैक्सिमम डिमांड चार्जेस देख लेते हैं कि ये क्या है। द मैक्सिमम डिमांड वैल्यू इज द एवरेज फ्रॉम द इंस्टेंटेनियस पावर किलोवाट और केवीए ड्यूरिंग ए डिफाइंड टाइम इंटरवल। तो कोई भी डिफाइंड टाइम इंटरवल होगा जो कि यूजुअली 15 मिनट होता है या 30 मिनट्स होता है अकॉर्डिंग टू द डिफरेंट क्राइटेरिया ऑफ द कंट्रीज। तो एशियन जो कंट्रीज हैं उनमें ये 30 मिनट्स है, लेकिन अगर हम अमेरिका की बात करें तो वहां पर ये 15 मिनट का इंटरवल होता है। तो उसमें देखा क्या जाता है कि जो भी इंस्टेंटेनियस पावर जो है वो रिलीज की जा रही है, ठीक है, मैक्सिमम डिमांड को हासिल करने के लिए जो भी पावर जो यूज की जा रही है डिफाइंड टाइम इंटरवल, जो भी डिफाइंड टाइम इंटरवल है उसके अंदर, और उसका एवरेज लेना होता है। ठीक है, मतलब ये है कि अगर 15 मिनट का टाइम है तो उस 15 मिनट के अंदर डिफरेंट लोड्स के जो पीक आएंगे, ठीक है, जो कि बिजली इलेक्ट्रिसिटी की कंजम्पशन जो है वो बढ़ेगी, कम ज्यादा होगी, तो उसका एवरेज लेना है और उतने टाइम के अंदर लेना है। ठीक है, तो दिस टाइम इंटरवल विल डिपेंड ऑन ईच कंट्री। तो ये कंट्री पे जैसे डिपेंड करता है, जैसे मैंने आपको अभी बताया। तो टू द इलेक्ट्रिसिटी यूटिलिटी जो कि बिजली पैदा करने वाली कंपनीज हैं वो क्या करेंगी, डिमांड रिप्रेजेंट्स द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिकल पावर दैट हैज टू बी जनरेटेड एट एनी गिवन टाइम। जस्ट लाइक कोई भी गिवन टाइम था 15 मिनट का या 30 मिनट का, उसमें डिमांड इंक्रीज कर गई, तो डिमांड इंक्रीज करने से अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिकल पावर को भी जनरेट करना पड़ेगा यूटिलिटी को ज्यादा अकॉर्डिंग टू डिमांड। इससे क्या होगा, इन अदर वर्ड्स द यूटिलिटी हैज टू बी एबल टू डिलीवर इनफ पावर, ठीक है, at any time during the day to deliver the maximum amount of power needed by all of its customer। तो कस्टमर्स की नीड को पूरा करने के लिए ग्रिड को या यूटिलिटी को पावर जो है वो ज्यादा ड्रॉन करनी पड़ेगी या इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करनी पड़ेगी। इसके एग्जांपल देख लेते हैं इंडस्ट्री के हवाले से, कि अगर हम ये कहें कि ड्रॉल का जो पीरियड है, साइकिल है, वो है 30 मिनट्स का, और उसमें हम ये कहते हैं कि इस 30 मिनट्स में पहले 4 मिनट्स में 2500 केवीए का लोड यूज हुआ, फिर नेक्स्ट 12 मिनट्स में 3600 का, नेक्स्ट 6 मिनट में 4100 का, और नेक्स्ट 8 मिनट में 3800 केवीए। तो हम 12 4 6 8 इसको कंबाइन करें तो इट विल बी 30 मिनट्स, ये 30 मिनट्स हो गए। अब मैक्सिमम डिमांड रिकॉर्डर विल बी कंप्यूटेड एज 2500 मल्टीप्लाई बाई 4, 3600 multiply by 12, 4100 multiply by 6, 3800 multiply by 8 और divide by total 30 minutes। तो एवरेज आ जाएगी इसकी 3606.7 kVA। ये 30 मिनट्स में एवरेज लोड जो है वो इंडस्ट्री ने यूज किया। और इस फिगर में हम देख पा रहे हैं कि डिमांड जो है वो यहाँ है, इतनी है, लेकिन एक्चुअल जो एनर्जी का पावर कर्व है वो यहाँ है। मतलब डिमांड के हिसाब से पावर उसको ज़्यादा जनरेट करनी पड़ेगी, ठीक है, और फिर वो उस जो इंडस्ट्री की डिमांड जो है वो पूरी हो पाएगी। ठीक है, और हम इसके एक छोटी सी एग्जांपल देख लेते हैं कि किस तरीके से मैक्सिमम डिमांड चार्जेस जो हैं वो इफेक्ट करेंगे टोटल मंथली बिल को। अच्छा, बिल्डिंग एक है जो कि यूज कर रही है 10,000 किलोवाट आवर विद द रेट ऑफ 0.10 किलोवाट आवर। ये है ऑनलाइन बिलिंग, जो मंथली बिलिंग होती है। ठीक है, ये वो बिलिंग है, इस ये मैक्सिमम डिमांड चार्जेस नहीं है। ठीक है, ये जो स्टार्टिंग में ये जो 2 पॉइंट्स हैं कि 10,000 किलोवाट आवर मल्टीप्लाई बाय 0.10 किलोवाट आवर, ये जो हमारा ऑनलाइन बिल है, ठीक है, जो घरों का या इंडस्ट्री का, ये उसका रेट है। अब हम बात करते हैं डिमांड चार्जेस की।
अप्लाइंग ए डिमांड चार्ज फॉर इंस्टेंस 100 किलोवाट, ठीक है, 100 किलोवाट जो है वो डिमांड चार्ज जो है वो अप्लाई करना है किस पे, 100 किलोवाट पे, एवरेज है उसका 15 मिनट्स, और डिमांड चार्ज होगा 10 किलोवाट पे, प्राइस देख लें 10 किलोवाट पे। तो मंथली बिल कहां जाएगा, तो मंथली बिल वुड बिकम, पहले तो हम इसको देख लेंगे इस पोर्शन को, ये तो वो बिल है जो कि जो मंथली बिल है किलोवाट आवर की फॉर्म में जो यूनिट्स इस्तेमाल होंगे। तो पहले इसकी मल्टीप्लिकेशन है 10,000 किलोवाट आवर मल्टीप्लाई बाई 0.10 किलोवाट आवर, और सेकंड है 100 किलोवाट मल्टीप्लाई बाई 10 किलोवाट। तो अगर हम, ये है सेकंड, तो अगर हम नोट करें तो इस पोर्शन का बिल, सिर्फ इस पोर्शन का बिल $1,000 है, और इस पोर्शन का बिल भी $1,000 है। तो मतलब कहने का ये हुआ कि मैक्सिमम डिमांड चार्जेस ने बिल डबल कर दिया, इंडस्ट्री के नॉर्मल यूजेज मंथली बिल का को डबल कर दिया, $2,000। तो डिमांड चार्जेस जस्ट डबल दिस मंथली बिल। तो इसलिए डिमांड चार्जेस जो हैं वो बिल पर बहुत ज़्यादा इफेक्ट डालते हैं, और ये कॉस्ट जो है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर देते हैं। अब इलेक्ट्रिकल लोड मैनेजमेंट और मैक्सिमम डिमांड कंट्रोल को कैसे मैनेज किया जा सकता है उसके बारे में देख लेते हैं। नीड फॉर इलेक्ट्रिकल लोड मैनेजमेंट, क्यों जरूरत पड़ती है इसकी। बेटर लोड मैनेजमेंट एट यूजर एंड हेल्प्स टू मिनिमाइज पीक डिमांड्स, ठीक है, जो पीक डिमांड्स हैं उनसे बचा जा सकता है। ऑन दी यूटिलिटी इंफ्रास्ट्रक्चर, यूटिलिटी इंफ्रास्ट्रक्चर पता नहीं इतना इलेक्ट्रिसिटी जो है वो डिलीवर कर पाएगा नहीं कर पाएगा, अगर पीक डिमांड बढ़ जाती है तो उसका नुकसान क्या होता है, लोड शेडिंग के फॉर्म में होना शुरू हो जाता है या लॉसेस के फॉर्म में होना शुरू हो जाता है। एज वेल एज बेटर यूटिलाइजेशन ऑफ पावर प्लांट कैपेसिटीज, कि पावर प्लांट की कैपेसिटी जो है वो, उसकी यूटिलाइजेशन भी जो है वो, अगर लोड मैनेजमेंट अच्छी हो जाएगी इलेक्ट्रिकल की, तो उससे पीक डिमांड से भी बचा जा सकेगा, यूटिलिटी इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतरीन अंदाज से इस्तेमाल हो सकेंगे, और यूटिलाइजेशन ऑफ पावर प्लांट कैपेसिटीज भी बेटर हो सकेगी। और यूटिलिटीज जो कंपनीज हैं, ठीक है, वो यूज पावर टैरिफ स्ट्रक्चर टू इन्फ्लुएंस, ठीक है, पावर टैरिफ स्ट्रक्चर ऐसा बनाएं कि वो इन्फ्लुएंस करें एंड यूजर को, किसके लिए, बेटर लोड मैनेजमेंट के लिए, थ्रू मेजर्स लाइक टाइम ऑफ यूज टैरिफ्स, के कुछ ऐसा सिस्टम करें कि जो कंपनीज हैं इलेक्ट्रिसिटी वाली, जो कंट्रीज की, स्टेट की, वो ऐसा पावर टैरिफ जो है ना वो इंट्रोड्यूस करवाएं कि उससे जो इन्फ्लुएंस हो, बेटर लोड मैनेजमेंट ऑटोमेटिकली इन्फ्लुएंस हो जाए, और टाइम ऑफ यूज टैरिफ्स जो हैं इनको चेंज किया जाए या बेहतर किया जाए, पेनल्टीज जो हैं वो अप्लाई की जाए अगर एक्सीडिंग करे अलाउड मैक्सिमम डिमांड से, ठीक है, और इसके अलावा नाइट टैरिफ कोई कंसेशन जो है वो दी जाएं या इंट्रोड्यूस करवाई जाएं, तो इससे भी लोड मैनेजमेंट जो है वो इलेक्ट्रिकल की बेहतर हो सकती है। लोड मैनेजमेंट इज ए पावरफुल मींस ऑफ एफिशिएंसी इंप्रूवमेंट बोथ फॉर एंड यूजर एज वेल एज यूटिलिटी, क्योंकि लोड मैनेजमेंट, बिल्कुल सही बात है, ये एफिशिएंसी इंप्रूवमेंट हो पाएगी इससे फॉर बोथ एंड, ठीक है, यूजर के हवाले से भी और यूटिलिटी के हवाले से भी। As the demand charges constitute a considerable portion of the electricity bill from single user to, there is a need for integrated load management to effectively control the maximum demand. तो integrated load management जो है वो यूज किया जाएगा, effectively control the maximum demand, ताकि इलेक्ट्रिसिटी बिल जो है उसमें मैक्सिमम डिमांड कंट्रोल जो है उससे बचा जा सके। अब स्टेप बाय स्टेप अप्रोच देख लेते हैं फॉर मैक्सिमम डिमांड कंट्रोल की, कि किस तरीके से जो मैक्सिमम डिमांड जो है उसको कंट्रोल किया जा सकता है। सबसे पहले है लोड कर्व जनरेशन, कि प्रेजेंटिंग द लोड डिमांड ऑफ ए कंज्यूमर अगेंस्ट टाइम ऑफ द डे एज नोन लोड कर्व, ठीक है, कि लोड डिमांड को डिफरेंट टाइम ऑफ द डे पर प्लॉट करें कंज्यूमर्स जो है वो, तो उसको लोड कर्व कहेंगे। प्लॉटेड फॉर द 24 आवर्स ऑफ ए सिंगल डे, इसको 24 आवर्स पे भी प्लॉट किया जा सकता है, जस्ट लाइक दिस वन, यहां से स्टार्ट किया है तो 24 आवर पे इसको प्लॉट किया हुआ है, नोन एज एन आवरली लोड कर्व।
और डेली डिमांड्स प्लॉटेड ओवर ए मंथ भी किया जा सकता है, जिसको डेली लोड कर्व भी कहा जा सकता है। तो ये डिफरेंट टाइप के लोड कर्व्स होते हैं। रेजिडेंशियल लोड कर्व होगा, इंडस्ट्रियल लोड कर्व हो सकता है, कमर्शियल लोड कर्व हो सकता है। These load curves help in energy use trend in a section or in an industry। ठीक है, ये हेल्प कर सकते हैं एनर्जी यूज ट्रेंड को और लोड के यूजेज को किसी भी सेक्शन में, यूनिट्स में, या पूरी इंडस्ट्री में, या डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क में, बाय सिलेक्टिंग द साइज एंड नंबर ऑफ जनरेटिंग यूनिट्स। तो इससे अंदाजा हो पाएगा कि कितने जनरेटिंग यूनिट्स जो हैं वो जो है वो इस्तेमाल किए जा रहे हैं और उनका टोटल वॉल्यूम कितना है। द लोड कर्व हेल्प्स इन प्रिपेयरिंग द ऑपरेशन शेड्यूल ऑफ द स्टेशन। तो इससे अंदाजा हो पाएगा कि जो ऑपरेशन शेड्यूल है, किस टाइम पर लोड जो है वो ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करता है। तो एक शेड्यूल बनाया जा सकता है कि 24 आवर्स के इस टाइम पर अगर इलेक्ट्रिसिटी के टैरिफ कम है, पीक आवर इस्तेमाल नहीं हो रहे, तो इक्विपमेंट की यूटिलाइजेशन की जा सकती है और प्रोडक्शन हासिल की जा सकती है। एग्जाम्पल देख लेते हैं। बाय कंपेयरिंग 2 months इलेक्ट्रिसिटी यूजेज एंड एज्यूमिंग दे आर सेम। अगर हम ये कहते हैं कि 2 months के कंपेयर करें इलेक्ट्रिसिटी को, यूजेज को, और एज्यूम करें कि वो सेम है, विद ए 25% लोड फैक्टर इन समर, क्योंकि समर के हिसाब से लोड फैक्टर डिफरेंट होगा और विंटर के हिसाब से लोड फैक्टर डिफरेंट होगा। 25% लोड फैक्टर इन समर विल हैव एन एवरेज कॉस्ट पर यूनिट ऑफ 13 सेंट्स। ठीक है, समर के हिसाब से कॉस्ट जो है वो डिफरेंट होगी, while having a 75% load factor in winter will have an average cost per unit of 7 cents। सर्दियों के हिसाब से जो कॉस्ट है वो 7 सेंट है और गर्मियों के हिसाब से जो कॉस्ट है वो 13 सेंट है। तो दोनों मंथ्स का बिल की जो एवरेज है वो सेम आएगी, लेकिन लोड फैक्टर देखें कि 25% ओनली है इन समर में, तो कम करना पड़ रहा है, लेकिन यहां 75% करना पड़ रहा है, तब जाकर दोनों मंथ्स का बिल की जो यूजेज है वो सेम आ रही है। तो इस तरीके से लोड कर्व जो जनरेशन जो है उससे मालूम किया जा सकता है कि जो प्लॉटिंग हो रही है लोड के हिसाब से वो कितनी जो है वो यूनिट्स कंज्यूम कर रही है और उसका जो टोटल वॉल्यूम है मंथ का वो कितना हो रहा है। अब नेक्स्ट देख लेते हैं। अच्छा, कुछ फार्मूलाज हैं लोड फैक्टर कैलकुलेशंस के, वो देख लेते हैं कि एवरेज लोड किलोवाट्स अगर हम लें तो नंबर ऑफ यूनिट्स जनरेटेड किलोवाट आवर डिवाइड बाय नंबर ऑफ आवर्स, और लोड फैक्टर जो होगा वो होगा इज इक्वल टू एवरेज लोड डिवाइड बाय मैक्सिमम लोड। तो अगर हम ये ज्यूम करें, इफ यू assume that generating station is in operation for a certain number of hours, then load factor hours में भी हम ले सकते हैं is equal to energy generated in a given period divide by maximum load multiply by hours of operation। और मैथमेटिकली अगर हम डेली लोड फैक्टर लेना चाहें तो उसका क्या फार्मूला होगा। डेली लोड फैक्टर इज गिवन बाय टोटल किलोवाट आवर इन 24 आवर्स डिवाइड बाय पीक लोड इन किलोवाट मल्टीप्लाई बाय 24 आवर्स। सिमिलरली मंथली एंड ईयरली लोड फैक्टर्स कैन बी कैलकुलेटेड। इसी तरीके से मंथली और एनुअली जो है वो लोड फैक्टर्स कैलकुलेट किया जा सकता है। एग्जांपल छोटी सी देख लेते हैं कि मंथली कंजप्शन इज 36,000 किलोवाट आवर एंड पीक डिमांड इज 100 किलोवाट। सो मंथली लोड फैक्टर कैसे निकलेगा। लोड फैक्टर इज इक्वल टू 36,000 किलोवाट आवर इज आवर कंजप्शन, ठीक है, डिवाइड बाय पीक डिमांड 100 किलोवाट आवर, मल्टीप्लाई बाय 30 मंथली और मल्टीप्लाई बाय 24 आवर्स, तो इज इक्वल टू 0.5। तो मींस 50% लोड फैक्टर आ गया है। अब ये 50% क्या है इसको समझ लेते हैं कि ये क्या आया है। इस एग्जांपल में the 50% load factor indicates that the monthly consumption was 50% of the total energy available for use at peak demand of 100 kilowatt। जो भी पीक डिमांड थी 100 किलोवाट की, उस पीक डिमांड के अंदर जो अवेलेबल थी एनर्जी यूज की उसके हवाले से लोड फैक्टर
क्या बता रहा है कि मंथली कंजप्शन जो है वो 50% हुई है, ठीक है, टोटल एनर्जी अवेलेबल फॉर द पीक डिमांड। तो इस तरीके से लोड फैक्टर जो है वो निकाला जा सकता है। टू इंप्रूव लोड फैक्टर इज टू एनालाइज, इंप्रूव करने के लिए लोड फैक्टर को क्या करेंगे, इज टू एनालाइज द प्रीवियस इलेक्ट्रिसिटी बिल्स, जो ओल्ड इलेक्ट्रिसिटी बिल्स हैं उनको एनालाइज किया जा सकता है। आइडेंटिफाई द पीरियड्स ऑफ पीक डिमांड्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि पीक डिमांड्स के जो पीरियड्स हैं या मंथ्स हैं वो कौन कौन से हैं, समर में हैं, विंटर में हैं, वो देखेंगे, ठीक है, जस्ट लाइक समर फॉर एग्जांपल। Make necessary changes so that all the high wattage cooling equipment are not running simultaneously but are scheduled for efficient distribution of peak usage। और गर्मियों में खास तौर पर जो कूलिंग इक्विपमेंट्स होते हैं वो ज़्यादा एनर्जी कंज्यूम करते हैं, तो ऐसी चेंजेस की जाएं कि एफिशिएंट डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो पीक यूज का हो सके, उनको इस तरीके से शेड्यूल किया जाए, ठीक है, कि वो कॉन्टिन्यूसली साइमल्टेनियसली ना चलें और ज़्यादा जो वॉट है उनको कंज्यूम ना करना पड़े। तो यहां हो गई लोड फैक्टर कैलकुलेशंस। अब स्टेप बाय स्टेप अप्रोच देख लेते हैं मैक्सिमम डिमांड कंट्रोल की। आगे अगली नेक्स्ट आ गई है, वो है रीशेड्यूलिंग ऑफ लोड्स, कि जो लोड्स हैं उनको रीशेड्यूल किया जाए जिससे मैक्सिमम डिमांड कंट्रोल से बचा जा सकता है। तो वो क्या होंगी देख लेते हैं। रीशेड्यूलिंग ऑफ लार्ज इलेक्ट्रिक लोड्स एंड इक्विपमेंट ऑपरेशंस, ठीक है, रीशेड्यूल किया जाए उनको, लार्ज इलेक्ट्रिकल लोड्स को और इक्विपमेंट ऑपरेशंस को, इन डिफरेंट शिफ्ट्स, ठीक है, कैन बी प्लान्ड एंड इम्प्लीमेंटेड टू मिनिमाइज द साइमल्टेनियस मैक्सिमम लोड। जो कॉन्स्टेंटली मैक्सिमम जो लोड इस्तेमाल हो रहा होता है साइमल्टेनियसली, मतलब जब भी वो इंटरवल आ जाता है इंडस्ट्री के लिए और वो उसमें मैक्सिमम लोड वो ड्रॉन कर रहा होता है फ्रॉम द यूटिलिटी, तो उसको डिफरेंट शिफ्ट्स करके प्लान किया जाए, ताकि मतलब अगर फर्ज किया एक प्लांट है और उसको सारे के सारे को एकदम ना चलाया जाए, उसके प्लांट के डिफरेंट यूनिट्स को डिफरेंट शिफ्ट्स में चला लिया जाए, तो उससे फायदा ये होगा कि मैक्सिमम डिमांड से बचा जा सकेगा। फॉर दिस पर्पस इट इज एडवाइजेबल टू प्रिपेयर एन ऑपरेशन फ्लो चार्ट। तो ऑपरेशन फ्लो चार्ट बनाया जा सकता है या प्रोसेस चार्ट बनाया जा सकता है कि कौन सा ऑपरेशन किस टाइम पे ऑन होगा और कौन सा ऑपरेशन किस टाइम पर ऑफ होगा। एनालाइजिंग दीज चार्ट्स एंड विद एन इंटीग्रेटेड अप्रोच इट वुड बी पॉसिबल टू रीशेड्यूल द ऑपरेशंस, ठीक है, ऑपरेशन जो हैं वो रीशेड्यूल किए जा सकते हैं, एंड रनिंग इक्विपमेंट इन सच ए वे एज टू इंप्रूव द लोड फैक्टर, इससे लोड फैक्टर इंप्रूव हो जाएगा, विच इन टर्न रिड्यूसेस द मैक्सिमम डिमांड, जिससे मैक्सिमम डिमांड जो है वो रिड्यूस किया जा सकता है। अच्छा, इसके अलावा नेक्स्ट क्या है, स्टोरेज ऑफ प्रोडक्ट्स इन प्रोसेस मटेरियल, प्रोसेस यूटिलिटीज लाइक रेफ्रिजरेशन। तो it is possible to reduce the maximum demand by building up storage capacity of product, material, water, chilled water, hot water, using electricity during off peak periods। तो इसमें क्या किया जा सकता है कि मैक्सिमम डिमांड को जो है वो रिड्यूस करने के लिए जो ऑफ पीक पीरियड्स हैं, जो कि सस्ते पीरियड्स होते हैं जहां पर इलेक्ट्रिसिटी की जो कॉस्ट है वो कम होती है, तो उसके दौरान स्टोरेज कैपेसिटी जो है उसको बढ़ा लिया जाए। मतलब कहने का यह है जो भी प्रोडक्ट मटेरियल हैं वाटर के, चिल्ड, हॉट, जहां पर इलेक्ट्रिसिटी ऑफ पीक पीरियड में इस्तेमाल करके स्टोरेज कैपेसिटी इन तमाम मटेरियल्स की बढ़ा ली जाए, ताकि जो पीक पीरियड्स होंगे उनमें तो डिमांड की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, ठीक है, फिर ये इलेक्ट्रिसिटी की रिक्वायरमेंट खत्म हो जाएगी। ऑफ पीक आवर ऑपरेशंस आल्सो हेल्प टू सेव एनर्जी, ठीक है, इससे ये फायदा होगा कि एनर्जी सेव होगी ड्यू टू फेवरेबल कंडीशन सच एज लोअर एम्बिएंट टेम्परेचर्स। ठीक, एग्जांपल क्या है इसकी, आइस बैंक सिस्टम इज यूज्ड इन मिल्क एंड डायरी इंडस्ट्रीज। जो आइस बैंक सिस्टम होता है वो मिल्क एंड डायरी इंडस्ट्री में इस्तेमाल किया जाता है। आइस इज मेड इन लीन पीरियड एंड यूज इन पीक लोड पीरियड, ठीक है, तो इसको पीक लोड पीरियड में इस्तेमाल किया जा सकता है, दैट मैक्सिमम डिमांड इज रिड्यूस हो जाएगी। इसकी एक सिंपल एग्जांपल ये देता हूं कि जो बर्फ के कारखाने हमारे शहरों में जो मौजूद होते हैं, तो वो अगर दिन के टाइम पे
समर के दिनों में दिन के टाइम पे अगर वो उसको बर्फ जमाएंगे तो कॉमन सी बात है, दिन के टाइम पे टेम्परेचर जो है वो एम्बियंट कुछ और होता है और रात के टाइम टेम्परेचर काफ़ी कम हो जाता है। तो इसी तरीके से अगर रात के टाइम जो लेट नाइट्स हैं उसमें अगर उस प्लांट को ऑन किया जाए तो बर्फ भी जल्दी जमेगी और इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन जो है वो भी कम हो जाएगी, निस्बतन इसके कि अगर उसको दोपहर के टाइम पे या आफ्टरनून में फुल पीक गर्मी के टाइम पे उसको ऑन किया जाएगा। शेडिंग ऑफ नॉन एसेंशियल लोड्स, ये क्यों किए जा सकते हैं? व्हेन द मैक्सिमम डिमांड टेंड्स टू रीच प्रेजेंट लिमिट, कि जब ये अंदाजा हो जाएगा कि मैक्सिमम डिमांड जो है वो प्रेजेंट लिमिट पर पहुंच चुकी है, तो शेडिंग सम ऑफ नॉन एसेंशियल लोड्स टेम्पोरली कैन हेल्प टू रिड्यूस इट। तो नॉन एसेंशियल लोड्स जो हैं उनको टेम्पोरली बंद कर दिया जाए, शेड कर दिया जाए, ताकि जो मैक्सिमम डिमांड है उससे बचा जा सके, उसको रिड्यूस किया जा सके। इट इज पॉसिबल टू इंस्टॉल डायरेक्ट डिमांड मॉनिटरिंग सिस्टम, के डिमांड मॉनिटरिंग सिस्टम जो है वो इंस्टॉल किया जा सकता है, विच विल स्विच ऑफ नॉन एसेंशियल लोड्स। जैसी इस सिस्टम के अंदर प्रेजेंट लिमिट को पहुंच जाएगी रीच, तो क्या होगा कि वो ऑटोमेटिकली जो है वो स्विच ऑफ करवा देगी और प्रेजेंट लिमिट जो है वो उससे इंक्रीज नहीं हो सकेंगे। ठीक है, जो मतलब जो भी प्रेजेंट लिमिट है अगर वो पहुंच जाती है तो वो एसेंशियल लोड्स को स्विच ऑफ करवा देगा, नॉन एसेंशियल लोड्स को सॉरी, वो स्विच ऑफ करवा देगा। जो एसेंशियल लोड हैं वो चलते रहेंगे और जो नॉन एसेंशियल लोड्स हैं वो स्विच ऑफ हो जाएंगे। सिंपल सिस्टम्स गिव एन अलार्म, अलार्म लगाया जा सकता है, वो अलार्म जो है वो ऑन हो जाए। एंड द लोड्स आर शेड मैनुअली, मैनुअली शेड किए जा सकते हैं। सोफिस्टिकेटेड माइक्रो प्रोसेसर कंट्रोल सिस्टम भी मौजूद होते हैं, ठीक है, विच प्रोवाइड अ वाइड वैरायटी ऑफ कंट्रोल ऑप्शंस लाइक accurate prediction of demand, graphical display of present load, available load or demand load, visual and audible alarm, automatic load shedding in a predetermined sequence, automatic restoration of load, recording and metering। ये तमाम ऑप्शन जो हैं कंट्रोल की यूज की जा सकती हैं फॉर द शेडिंग ऑफ नॉन एसेंशियल लोड। और इसके अलावा क्या कुछ हो सकता है? ऑपरेशन ऑफ कैप्टिव जनरेशन एंड डीजल जनरेशन सेट्स, जो हमारे पास जनरेशन हो रही होती हैं, ठीक है, उनके साथ क्या ऑपरेशन हम कर सकते हैं? When diesel generation sets are used to supplement the power supplied by the electrical utilities, it is advisable to connect the DG sets for duration when demand reaches the peak value। तो डीजल जनरेशन सेट्स को यूज किया जा सकता है उन डिमांड्स में जिन डिमांड में पीक वैल्यू को डिमांड पहुंच रही है, ठीक है, तो डीजी सेट्स भी यूज किए जा सकते हैं फॉर द सप्लीमेंट ऑफ पावर सप्लाइड। दिस वुड रिड्यूस द लोड डिमांड टू ए कंसिडरेबल एक्सटेंट एंड मिनिमाइज द डिमांड चार्जेस। तो इससे ये फायदा होगा कि कंसिडरेबल एक्सटेंट में जो है वो लोड डिमांड रिड्यूस हो जाएगा और डिमांड मैक्सिमम डिमांड जो है वो नहीं हो पाएगी और उसके चार्जेस भी अप्लाई नहीं होंगे। और इसके अलावा क्या है? रिएक्टिव पावर कंपनसेशन। The maximum demand can also be reduced at the plant level by using capacitor banks and maintaining the optimum power factor। Optimum power factor इस्तेमाल करने से nearly close to unity, और इसको करने के लिए कैपेसिटर बैंक्स यूज किए जाते हैं। इससे फायदा ये होता है कि जो पावर है वो रिएक्टिव पावर कंपनसेशन हो सकेगी और मैक्सिमम डिमांड जो है वो रिड्यूस किया जा सकेगा। कैपेसिटर बैंक्स आर अवेलेबल विद माइक्रो प्रोसेसर बेस्ड कंट्रोल सिस्टम्स। तो ये अवेलेबल हैं माइक्रो प्रोसेसर कंट्रोल सिस्टम्स के हवाले से। These systems switch on and off the capacitor banks to maintain the desired power factor of system and optimize maximum demand thereby। तो ये ऑटोमेटिकली कंट्रोल्ड माइक्रो प्रोसेसर बेस्ड कैपेसिटर बैंक्स होते हैं। ये डिजायर्ड पावर फैक्टर ऑफ द सिस्टम को मेंटेन रखते हैं और ऑटोमेटिकली ऑप्टिमाइज करते हैं फॉर द नीड ऑफ मैक्सिमम डिमांड। ठीक है, तो यहाँ तक ये आज का लेक्चर था। मुझे उम्मीद है आप लोगों को लेक्चर समझ आ गई होगी। थैंक यू।